असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ हर घूंट में चमकी चाट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं ये भारत की बात है, देश का नंबर 1 शो है, इसलिए बराबर कहता हूं कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए। आइए अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि आखिर क्या देखेंगे आप, कौन सी ऐसी बड़ी खबर देखने वाले हैं जो कहीं नहीं मिलेगी, आपको यही मिलेगी। चलिए हम आपको बताते हैं कि कौन सी खबर आप देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं और आपको बताने जा रहे हैं कि बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी, पीएम मोदी ने आज राजस्थान से विरोधियों और अफवाह गैंग को जोरदार जवाब दिया। कहा, जंग के बीच जब देश में तेल गैस पर अफवाहें फैलाई जा रही थी, तब दोस्तों ने भारत के लिए हाथ बढ़ाया। दुनिया ने भारत की डिप्लोमेसी का दम देखा। इसके अलावा आपको दिखाएंगे E20 पेट्रोल गाड़ियों के लिए कितना सही है। इसको लेकर आज ऑटो एक्सपर्ट और सरकारी कंपनी के पूर्व अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया, E20 पूरी तरह से सही है, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसके अलावा बताएंगे पीओके में जिस तरीके से जनता मुनीर की फौज का विरोध कर रही है, भारत से मदद की गुहार लगा रही है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि लगता है फिर से 1971 दोहराने का वक्त आ चुका है। इसके अलावा बात होगी राम मंदिर के चढ़ावा चोरी की, तो एक बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस पूछताछ में आरोपी अविनाश शुक्ला ने कबूल कर लिया, चोरी के पैसे से खरीदी गई कार कैसे उसने अपना घर बनवाया। इसके अलावा दिखाएंगे आगरा में पति के सनसनीखेज मर्डर का बड़ा खुलासा। पत्नी ने मर्डर कर पति को बाथरूम में दफनाकर नया फर्श लगवा दिया। आरोपी पत्नी गिरफ्तार कर ली गई है। इसके अलावा आपको बताएंगे वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ दिया सचिन तेंदुलकर का बड़ा रिकॉर्ड। भारत की तरफ से खेलने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बनकर रचा उन्होंने इतिहास। तो यह बड़ी खबर होगी, लेकिन आइए देखते हैं सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। मॉनसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री विपक्ष के खिलाफ उन्होंने बोला खुला मोर्चा। कहा, तेल पर फैलाई गई अफवाहें संकट काल में दोस्ती काम आई, युद्ध के समय 40 देशों से मंगाया ईंधन। 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा संसद का मॉनसून सत्र, संसद में हंगामे के आसार। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस और चर्चा की उम्मीद। यूपी में 2027 चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष ने संभाला मोर्चा। लखनऊ में 2.5 घंटे तक चली पार्टी की बैठक। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई नेता हुए शामिल। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को झटके पर झटका। प्रदेश अध्यक्ष चंद्रिमा भट्टाचार्य के इस्तीफे के बाद ममता बनर्जी ने खुद संभाली कमान। बीजेपी ने कहा, टीएमसी को खोजने से भी नहीं मिल रहे नेता। पंजाब कांग्रेस में आर पार की लड़ाई तेज, मगर प्रदेश अध्यक्ष राजा सिंह वड़िंग ने गुटबाजी से किया इनकार। कहा, अगले 1-2 दिनों में सभी नेता एक मंच पर होंगे साथ। योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने फिर अखिलेश पर साधा निशाना। कहा, चचा शिशुपाल यानी शिवपाल यादव को आपने पिला दी यादव नीति की गलत घुट्टी, पीडीए को पीट देगा अहिर कहकर कसा तंज। बिहार में बीजेपी विधायक राजू सिंह को 4 साल की सजा। हर्ष फायरिंग से मौत मामले में दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट का बड़ा फैसला। पीड़ित परिवार को 25 लाख मुआवजा देने के आदेश। प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा सीट से लड़ सकते हैं उपचुनाव, कल हो सकती है आधिकारिक घोषणा। नितिन नवीन के राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई है सीट। जम्मू कश्मीर विवादित किताब मामले में रिपब्लिक भारत की खबर का बड़ा असर। एलजी ने 8 अधिकारियों को किया निलंबित, लेखक और पब्लिशर पर लगाया बैन। उमर सरकार ने किताबें मंगाई वापस। E20 को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को सरकार ने किया खारिज। कहा, 2021 में एआरआई ने टेस्ट कर 2023 में किया लागू। E20 के हिसाब से गाड़ियों के इंजन है अपडेट। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की जांच तेज। अयोध्या पुलिस की रडार पर 24 से ज्यादा संपत्तियां। कल से जेल में 5 आरोपियों से पूछताछ करेगी पुलिस। ताजमहल परिसर में कानूनी विवाद का मामला पहुंचा इलाहाबाद हाईकोर्ट। तेजो महाले मंदिर होने के दावे के साथ परिसर के सर्वेक्षण की उठाई मांग। सोमवार को सुनवाई संभव।
टेलीग्राम पर पायरेसी के खिलाफ सरकार का कड़ा एक्शन। बड़े पैमाने पर हो रही पायरेसी को लेकर जारी किया नोटिस। 15 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश। गृह मंत्रालय ने यूएपीए के तहत आतंकियों की चौथी लिस्ट की जारी। जैश और लश्कर के लिए काम करने वाले 23 आतंकियों के नाम शामिल। मसूद, इलियास और अब्दुल्ला जिहादी आतंकी घोषित। बीएलए के हमले से एक बार फिर दहला पाकिस्तान। फिदायत हमले में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड के जवानों की मौत। हमले में कई लोग हुए घायल। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई की अंतिम विदाई। तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में जुटे लाखों लोग, 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भी हो रहे शामिल। पंजाब के तरनतारन में दिल दहलाने वाला मामला आया सामने। साले ने पेट्रोल डालकर जीजा को लगाई आग। घटना में 2 लोगों की हुई मौत। मुंबई, ठाणे, पालघर और नवी मुंबई में मूसलाधार बारिश का कहर। कई प्रमुख सड़कें पूरी तरह से हुई जलमग्न। गुजरात समेत अन्य राज्यों में भी भारी बारिश से हाल बेहाल। वैभव सूर्यवंशी बने सबसे कम उम्र के इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले भारतीय खिलाड़ी। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे T20 में उतरे। 10 बॉल पर 14 रन बनाकर हुए आउट। तेजी से पिघल रही बाबा बर्फानी का पवित्र शिवलिंग 4 फीट तक ही आकार रह जाने का किया जा रहा दावा। बढ़ते तापमान और बदलते पर्यावरण का पड़ रहा है असर। और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसका सीधा वास्ता हमसे और आपसे है। क्योंकि संकट तो एथेनॉल, अब एथेनॉल से संकट। यह बात क्यों लिखी गई? इसलिए लिखी गई कि जब संकट काल था तो लोग विकल्प तलाश रहे थे और सरकार ने एक बेहतर विकल्प दिया एथेनॉल के तौर पर। लेकिन चीजें जब सामान्य हो गई तो अब संकट बताया जा रहा है एथेनॉल को। जरा देखिए एक छोटी सी फिल्म। इतनी अप्रत्याशित चुनौती से देश ऐसे ही नहीं उभरा। इसके पीछे हमारी 1 दशक से चल रही दूरदर्शी नीतियों की सफलता भी है। जो भी हम टेस्टिंग करते हैं वो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स, इन सब से कंप्लायंट है। ये कंटामिनेटेड फ्यूल था। ये E20 के आने के बाद कंटामिनेशन इशू नहीं हुई है। भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए। संकट का समय रहते सटीक आकलन किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है। तो खबर की एक छोटी सी फिल्म, एक छोटा सा ट्रेलर आपने देखा, लेकिन पूरी पिक्चर तो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि शुरुआत कैसे हुई। तो जब दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी थी, युद्ध के बीच सभी की गर्दन फंसी थी, उस वक्त तेल संकट से पूरा विश्व जूझ रहा था। दूसरी तरफ जो भारत है वो एथेनॉल पर प्रयोग कर रहा था, यानी कि एथेनॉल पर प्रयोग अब अंतिम चरण में था, उसे लागू करने की बारी थी। और कुछ इसी तरीके से भारत अपने भविष्य के ईंधन एथेनॉल की सप्लाई इस दौरान बढ़ाई। प्रधानमंत्री की सोच बिल्कुल स्पष्ट थी। प्रधानमंत्री चाहते थे कि ये वो दौर है जब आपदा में अवसर तलाशे जाए। अवसर क्या है? एथेनॉल। प्रधानमंत्री आज राजस्थान में थे और राजस्थान के जोधपुर से एक नया कीर्तिमान रचा गया और पीएम ने रिफाइनरी सा पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन किया, जहां से भारत ने आत्मनिर्भरता की तरफ एक और कदम बढ़ाया। तो प्रधानमंत्री की सोच है, वैश्विक नीति का नतीजा है कि आज पूरा विश्व देख रहा कि भारत ने ये कैसे कर दिखाया, हम कहां पीछे रह गए। और भारत ने ये कीर्तिमान ही नहीं बल्कि ये बता दिया कि भारत जो चाहता है, जो सोचता है, वो कर दिखाता है। तो तेल और एलपीजी को लेकर एक रणनीतिक जो साझेदारी है वो भारत ने स्पष्ट तौर पर मजबूती के साथ पूरे विश्व पटल पर रखी। भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए। संकट का
समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है। लेकिन विपक्ष तो निशाना साधे बैठा था, विकल्प पर कोई चर्चा नहीं हो रही थी। और तब संकट काल में राहुल गांधी क्या कह रहे थे, सरकार पर कैसे दोषारोपण कर रहे थे, यह भी सुनिए। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। तो कुल मिलाकर अफवाह फैलाने में कोई कसर राहुल गांधी ने नहीं सोची, लेकिन अभी एथेनॉल पर कांग्रेस वही कर रही है। एक वीडियो जारी किया है, वो देखिए। और ये वीडियो जारी कर आम जनता के मन में भ्रम फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन जनता के मन में कहीं भी भ्रम नहीं है। संकट पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को कैसे इन चीजों से मजबूत किया है, जरा देखिए भारत की डिप्लोमेसी कैसे काम आई। एक एक कर हम आपको बता रहे हैं। 40 से ज्यादा देशों से ईंधन आया, ये एक संतुलित डिप्लोमेसी का असर है। अन्य ईंधन के स्रोतों पर ध्यान दिया गया, ये असर है। ईंधन सप्लाई में बड़ी चुनौती नहीं आई, ये एक दूरदृष्टि का परिणाम है। और अस्थिरता की साजिशों को नाकाम किया, ये दूरदर्शिता का ही परिणाम है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री की सोच, प्रधानमंत्री का एक्शन, सरकार की काबिलियत और उस भरोसे के दम पर इस आर्थिक संकट के बीच में भी भारत ने उफ नहीं की, बल्कि अपने पैरों पर खड़ा रहा। जब दुनिया युद्ध की आग में जल रही थी, पश्चिम एशिया में तनाव से कच्चे तेल के दाम आसमान छू रहे थे, उस वक्त भारत अटल रहा, आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ाता रहा। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी डिप्लोमेसी के साथ एथेनॉल मिशन ने वो कर दिखाया जो बाकी देश सोच भी नहीं पाए। भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है। 140 करोड़ देशवासियों को महंगाई और ईंधन संकट से दूर रखने वाले पीएम मोदी आज एक और ऐतिहासिक कदम बढ़ा दिया है। आज का दिन भारत के इतिहास में खास तौर पर एनर्जी सेक्टर में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होने जा रहा है, क्योंकि राजस्थान में देश की सबसे आधुनिक और पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी से पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हुआ है। विकसित होने, आत्मनिर्भर होने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। बावजूद देश में अफवाह गैंग की कमी नहीं है। संकट में तलाशे गए विकल्प पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पेट्रोल पंप पर बोतलों में साजिश के पेट्रोल डाले जा रहे हैं, जिसका खुलासा सरकार ने किया। तो अब टारगेट पर पेट्रोल पंप के मालिक आ गए हैं। तो जरूरी है कि पूरे भारत को पता चले कि आज प्रधानमंत्री ने कौन सा ऐतिहासिक झंडा गाड़ा है। तो भारत एनर्जी के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ रहा है, ये हम आपको बता रहे हैं। तो भारत ने एनर्जी सेक्टर में एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का उद्घाटन किया।
इसका मकसद है ऊर्जा के क्षेत्र में और तेजी से आगे बढ़ना। यह सिर्फ एक फैक्ट्री या फिर रिफाइनरी का उद्घाटन नहीं है, बल्कि भारत की आर्थिक रीढ़ को मजबूत करने का शंखनाद है। दरअसल भारत जरूरतों का कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है, फिर उसे देश के अलग अलग हिस्सों में रिफाइन किया जाता है। लेकिन अब राजस्थान के पचपदरा में तेल को रिफाइन किया जाएगा और यह रिफाइनरी इतनी विशाल है कि यह हर दिन देश की लाखों कारों, बाइक्स और ट्रकों की टंकी फुल करने जितना ईंधन तैयार कर सकती है। और तेल की रिफाइनरी के लिए देश का पैसा बाहर जाने से अब बचेगा। इस प्रोजेक्ट पर 79,450 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, यानी कि यह रिफाइनरी हर साल 90 लाख टन कच्चे तेल को प्रोसेस कर पाएगी। हर दिन करीब 1.8 लाख बैरल कच्चे तेल की सफाई की जाएगी, जो न्यूजीलैंड और वियतनाम जैसे देशों की कुल क्षमता से अधिक है। वहीं प्लांट के सालाना तेल आयात बिल में अरबों की बचत का भी अनुमान है और इसे लेकर पीएम मोदी ने कहा, अब हम रुकने वाले नहीं हैं। भारत ने अपनी रिफाइनरी क्षमता को लगातार बढ़ाया है। भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी रिफाइनरी क्षमता वाला देश बन चुका है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। भारत ने अपनी रिफाइनरी क्षमता को लगातार बढ़ाया है। अमेरिका में पिछले 50 वर्षों में एक भी नई रिफाइनरी नहीं बनी है। यूरोप की रिफाइनरी क्षमता लगातार कम होती गई है, वहीं भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी रिफाइनरी क्षमता वाला देश बन चुका है। और हम यहां रुकने वाले नहीं हैं। आने वाले वर्षों में ये क्षमता और भी बढ़ने वाली है। इन्हीं प्रयासों के कारण भारत सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट से लड़कर उबरा है। लेकिन भ्रम फैलाने वाले तो भ्रम फैला रहे हैं। इथेनॉल पर भ्रम फैलाया उन्होंने। भारत सशक्त हो रहा है, लेकिन हो क्या रहा है? केंद्र सरकार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरी जनता को समझाया कि आखिर जो भ्रम आपके बीच फैलाया जा रहा है वो असल में सच्चाई नहीं है। सच्चाई कुछ और है। सच्चाई यह है कि हम मजबूत हुए हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो भी हम टेस्टिंग करते हैं वो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स, इन सब से कंप्लायंट है। आप सबको पता है कि हमारा देश जो सबसे बड़ा एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है, ये एकदम अलग हटके अपने स्टैंडर्ड्स तो बना नहीं सकता। तो ये जवाब मिला। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स थे जिनकी गाड़ी खराब हुई तो उन्होंने इथेनॉल पर ही आरोप लगा दिए। तो उसमें एक नाम आता है मनीष कश्यप का। और मनीष कश्यप ने क्या कुछ कहा ये हम आपको बता रहे हैं कि मनीष कश्यप की जब गाड़ी खराब हुई गुस्से से लाल हो गए और पूरा इल्जाम उन्होंने इथेनॉल पर लगाया था। सुनिए। किया ही नहीं और उसके बाद से आपने शुरू कर दिया E20 डालना। जबरदस्ती लो भाई, जबरदस्ती लो भाई, जबरदस्ती लो भाई। E20 लो, E20 लो, E20 लो। कहां से E20 ले हम लोग और क्यों ले E20? सारा पेट्रोल गाड़ियां बर्बाद हो रही है, सारी की सारी मेहनत करके 40 लाख रुपया में गाड़ी खरीदे और 18 लाख रुपया सरकार को टैक्स दिए और उसके बाद से पता चलता है कि 10,000 किलोमीटर चलने के बाद, 2 महीना चलने के बाद गाड़ी में एथेनॉल की मात्रा आवश्यकता से अधिक पाया जाता है। तो यूट्यूबर मनीष कश्यप भी उसी भ्रम के शिकार हो गए। लेकिन इस भ्रम से सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की और यह बता दिया कि जो आप दिखा रहे थे ठीक बात है, लेकिन गलती इथेनॉल जहां से आ रही है उसकी नहीं है, पेट्रोल पंप की है। सुनिए। जो मैं पहले बताना चाहूंगा कि ये कंटामिनेटेड फ्यूल था। ये E20 के आने के बाद कंटामिनेशन शुरू नहीं हुई है। आपका कहना सही है कि कस्टमर्स को टोटल अच्छा क्वालिटी का स्पेसिफिकेशन के हिसाब का फ्यूल मिलना चाहिए, बट इट इज ऑल्सो अ रियलिटी कि कुछ आइसोलेटेड जगह पे देयर इज इंसिडेंट्स ऑफ पीपल कंटामिनेटिंग द फ्यूल विच इज नॉट करेक्ट। तो सरकार ने भ्रम पूरी तरह से दूर करने की कोशिश की और हर कंपनी के जो बड़े अधिकारी हैं वो बैठे थे, जिनकी गाड़ियां आप चलाते हैं, सभी ने समझाया कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन दिक्कत तो कुछ लोगों को लग रही है। देश में कुछ लोग इथेनॉल मिश्रित E20 पेट्रोल का विरोध कर रहे हैं।
उनका कहना है कि E20 की वजह से गाड़ियां खराब हो रही हैं। खासकर 2023 से पहले बनी पेट्रोल गाड़ियों के मालिक परेशान हैं। उनका दावा है कि इस फ्यूल से गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है, मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ गया, इंजन के पार्ट्स जल्दी खराब हो रहे हैं। और इसी बात को लेकर यूट्यूबर्स भी अब वीडियो बनाकर दावा करने लगे कि देखिए वो भी दिक्कत में। और इसी भ्रम को दूर करने के लिए आज केंद्र सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम एक्सपर्ट को शामिल किया गया था। इस दौरान कहा गया कि यह प्रोग्राम साइंटिफिक एविडेंस पर बेस्ड है। सरकार ने कहा कि इथेनॉल ब्लेंडिंग का काम रातों रात नहीं हुआ, यह एक जांची परखी साइंटिफिक और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इसे पेट्रोल में मिलाने की ग्लोबल प्रैक्टिस अपनाई है और टेस्टेड है। एक्सपर्ट वर्तिका ने कहा कि देश में 2013 से इथेनॉल मिलाया जा रहा था। उस दौरान पेट्रोल में सिर्फ 1.5% इथेनॉल मिलाया जाता था। अब इस प्रोग्राम के तहत पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग की जा रही है। इथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को तय समय से 5 साल पहले ही पूरा कर लिया गया और इसे लागू करने से पहले टॉप एजेंसियां E20 का टेस्ट भी कर चुकी हैं। तो कुल मिलाकर अब जरा देखिए वर्तिका शुक्ला क्या कह रही हैं, जरा सुनाते हैं। E20 लॉन्च हुआ है दिसंबर 25 में। वन नेशन वन गैसोलीन फ्यूल है ना। इसमें अलग अलग पहले कुछ रीजन्स में आया, फिर इट हैज कम टू एवरी रिटेल आउटलेट। इसकी बुनियाद जो है वो एक्सटेंसिव टेस्टिंग पे हुई है, जो कि ARI ने एक बॉडी है जो ना कि टेस्टिंग करती है प्रोटोकॉल बेसिस पे इंजन्स की जो इंडिया में यूज होते हैं बट ऑल्सो एक्सपोर्ट होते हैं। तो उसकी रिगरस टेस्टिंग जो कि बोथ 4-व्हीलर एंड 2-व्हीलर इंजन्स पे हुई है, उसकी बेस आउटकम पे E20 हैज बीन लॉन्च्ड ऑन पैन इंडिया बेसिस। तो ये भ्रम दूर करना बेहद जरूरी था। सरकार ने इसका प्रयास किया, लेकिन ग्राउंड पर क्या हो रहा है? ग्राउंड पर भी जैसे को तैसा वाला हिसाब हो रहा है, क्योंकि कैसे जिन्होंने भ्रम फैलाया उसका जवाब भी उसी तरीके से दिया जा रहा है। अब समझ में आ रहा है कि आखिर जो कुछ दिखाया जा रहा था, जो भ्रम फैलाया जा रहा था, उसकी सच्चाई क्या है। सुनिए। दिखा लेता हूं कि आपके सामने मैंने ये दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है आपके सामने। और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बिल्कुल आपके सामने जो ये E20 को बदनाम करने की जो साजिश है, जो हमारी बाइक को ये हो गया, हमारी गाड़ी को ये हो गया है, मैं आपके सामने देखो ये बोतल उल्टी करके दिखा रहा हूं। एक बूंद भी अगर आपको कहीं इसमें मिलावट दिख रही हो, एक बूंद, ये उल्टी बोतल है और ये सीधी बोतल है। तो इथेनॉल पर बवाल मचा है, कई सवाल हैं, उन सवाल के जवाब दिए जा रहे हैं। सरकार भ्रमों को दूर कर रही है, उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जा रहा है जो भ्रम फैला रहे हैं। लेकिन यह है क्या, इसे भी समझना जरूरी है। चलिए, एथेनॉल अल्कोहल है जो फसलों की प्रोसेसिंग से बनता है। यह काफी ज्वलनशील है और इसलिए इसे पेट्रोल में मिलाया जाता है। देश में E5, E20 और E85 फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है, यानी पेट्रोल में 5%, 20% और 85% तक इथेनॉल मिलाए जा रहे हैं। और ऐसे में E85 पर चलने वाली कारें भी देश में लॉन्च हो रही हैं, जिससे पेट्रोल की तुलना में कम प्रदूषण का दावा किया जा रहा है। दावा है कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिलने से इंजन की लाइफ बढ़ जाती है, बशर्ते गाड़ी के इंजन को इथेनॉल को ध्यान में रखकर बनाया जाए। सरकार की तरफ से तर्क दिया गया कि तेल आयात पर निर्भरता अब घट गई। कच्चे तेल के आयात घटने से विदेशी मुद्रा की बचत हो रही है। अब तक करीब 1.4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बचा लिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, देश अपनी ऊर्जा जरूरत खुद पूरा कर सकता है। इससे भारत के किसानों की आमदनी बढ़ती जा रही है। तो जो लोग हैं इथेनॉल के बारे में तरह तरह के भ्रम जो सुन रहे थे, अब उनका क्या कहना है और नितिन गडकरी क्या कह रहे हैं, दोनों एक साथ सुनिए। मेरी गाड़ी में यहाँ से हर बार पेट्रोल डलवाता हूँ, E20 आता है, उससे मेरे को कोई तकलीफ होती नहीं है। जैसे सेल स्टार्ट करता हूँ तो तुरंत ही गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। कभी ऐसा कुछ होता नहीं है कि अटक जाएगी, ऐसा कुछ होता है। पिछले 1 साल से मैं अपनी गाड़ी में E20 पेट्रोल डलवा रहा हूँ, जिससे मेरी गाड़ी में या गाड़ी के इंजन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका माइलेज भी बहुत अच्छा है, इससे किसानों को भी काफी फायदा मिल रहा है। मैं E20 पेट्रोल रेगुलर भराता हूँ, इससे गाड़ी का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, गाड़ी में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और प्रदूषण भी बहुत है। प्रदूषण में भी इससे काफी कमी आई है और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि किसानों के लिए भी काफी फायदेमंद है और गाड़ी काफी स्मूथ चलती है और किसी तरह का कोई इसमें
रुकावट या कोई दिक्कत नहीं। नहीं, माइलेज भी बढ़िया, एवरेज भी बढ़िया, सब बेहतरीन। मैं हमेशा E20 पेट्रोल अतुल ऑटोमोबाइल्स लखनऊ रोड से पेट्रोल भरवाता हूँ और अभी तक मुझे अच्छा माइलेज और मेरी गाड़ी के इंजन में कोई भी समस्या नहीं लग रही है। चलिए, पेट्रोल में इथेनॉल मिला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन एक और प्रयोग जो कि कारगर साबित हो सकता है, उसके बारे में नितिन गडकरी खुद बताएंगे कि डीजल वाली गाड़ियों के लिए क्या नया आने वाला है। सुनिए। हम डीजल में इथेनॉल नहीं डाल सकते, तो इथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल भी बन रहा है और आइसोब्यूटेनॉल कैन बी अल्टरनेटिव फॉर डीजल। मैंने किर्लोस्कर के 2 जनरेटर सेट, एक इथेनॉल पर और आइसोब्यूटेनॉल पर 100% सक्सेसफुली चल रहे हैं, उसको लॉन्चिंग किया, तो इंजन बन सकता है। और डीजल में भी 15% आइसोब्यूटेनॉल डालने के बारे में चल रहा है। तो आइसोब्यूटेनॉल हो, इथेनॉल हो, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल हो, बायो CNG हो, और बाद उसके साथ साथ पूरी साहब हमारे देश में क्रूड ऑयल के साथ। चलिए, दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं और दूसरी खबर है कि पाकिस्तान में बवाल चल रहा है, धमाकों की आवाज आ रही है। आखिर हो क्या रहा है? जब मुनीर और शाहबाज ईरान में हैं, तो आज POK की तैयारी 1971 की बारी लिखने का मतलब क्या है? लिखने का मतलब यह है कि अब वहां से डिमांड आ रही है कि जो 1971 में भारत ने किया पाकिस्तान के साथ, कुछ वैसा हो जाए तो मजा आ जाए। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी क्लिप। छोटी सी फिल्म देख करके POK में रहने वाले बलूच लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया होगा। यही तो वो चाहते हैं जिसे हमने ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाया, लेकिन अब रंगीन जमाने में रंगीन तरह के देखना चाहते हैं। चलिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि ईरान में मुनीर है, तेहरान में जहां पर उनकी मौजूदगी है, वहीं पाकिस्तान में बगावत के सुर POK से आने शुरू हो गए। यानी POK वाले चाहते हैं कि अब आजादी दिला दो पाकिस्तान से, हमें इनके साथ नहीं रहना। इधर बलूचिस्तान में अटैक की खबर है, एक के बाद एक धमाके होते जा रहे हैं। यानी ये तब हो रहा है जब शाहबाज और मुनीर देश से बाहर हैं। चलिए, इन तीनों तस्वीरों को एक एक कर दिखाते हैं जरा कि क्या हो रहा है। BLA का फिदायीन हमला देख रहे हैं आप, और ये हमला हो रहा है इतनी जोरदार तरीके से, और ये जो लड़ाई है वो लड़ाई आजादी की लड़ाई है, इसे आजादी का नाम दिया जा रहा है। 30 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा गया। आप समझिए कि पाकिस्तान हर बार कोशिश करता है कि BLA का सफाया कर दे, लेकिन इस बार टारगेट पर खुद पाकिस्तान के सैनिक आ गए। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इसके बाद। POK में क्या चल रहा? POK में बवाल की स्थिति है, हंगामे हो रहे हैं, माइकिंग की जा रही है, और उस माइकिंग पर एक ही आवाज है कि अब ये नहीं, अब 1971 वाली चीज होनी चाहिए। और 1971 में जो हुआ, क्योंकि अब प्रदर्शनकारियों पर जिस तरीके से फायरिंग की गई, अब इसका जवाब दिया जाने लगा है, आवाजें उठनी शुरू हो गई। कोई ऐसे कदम चुका है कि जिसने इनकी वापस पुख्ता पे देखो इतना कितनी अवाम मारने पे इतनी ज्यादा हिसाब ग्राउंड है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। POK में बवाल भारी है। आप देख पाएंगे कि POK में जहां पर जो युवा हैं वो सड़कों पर हैं और उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया, विरोध की आवाज को बुलंद करना शुरू कर दिया। आप सुन पा रहे हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सभी कह रहे हैं पाकिस्तान के साथ नहीं। और अब बस एक ही बात उनकी जुबान पर है, वो ये है कि भारत अब हमारी मदद करो। देखिए रिपोर्ट। POK टू बलूचिस्तान, खंड खंड होते पाकिस्तान में 1971 दोहराने की तैयारी पूरी हो चुकी है। POK वाले भारत को बुला रहे हैं, मदद मांग रहे हैं। रावलकोट से घर वापसी का ऐलान हो रहा है। कश्मीर वैली के अवाम से मुखातब हूं, बिलखुसूस श्रीनगर के अवाम से।
बारामूला के अवाम से, हम तमाम अवाम से अपील करते हैं कि 5 जुलाई को हमने प्रोटेस्ट रखा हुआ है और आप सब अवाम की हमें हमायत चाहिए। यकीनन आप वहाँ बाहर निकलिए, हमारे हक में बोलिए, इस जुल्म के खिलाफ, इस ज्यादती के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कीजिए। उधर पीओके ने भारत में लौटने का ऐलान किया, इधर बलोचे ने आजादी की जंग छेड़ दी, वो भी इजराइल के स्टाइल में। यानी आधे भारत लौट रहे हैं, आधे आजाद मुल्क बना रहे हैं। इस्लामाबाद ही अकेला बचा जहां मुनीर शहबाज खलीफा के घर में छिपने का प्लान बना रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का अंत होते ही जनता सबसे पहला शिकार मुनीर का करेगी। तो तैयारी पूरी है, आवाज उठाई जा रही है और जो जवाब दिया जा रहा है वो इजराइल के स्टाइल में दिया जा रहा है। आप समझिए कि किस तरीके से तैयारी की गई है। लेकिन पाकिस्तान के इतिहास में बहुत जल्द 1971 दोहराने वाला है। खबर है कि भारत ने 1971 दोहराने की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि पीओके की आवाम सीधे भारत से मदद मांग रही है। जैक के नेताओं ने पाक फौज के खिलाफ जंग छेड़ दी है, भारत से अपील की है कि इस लड़ाई में उनकी आवाज उठाएं। दरअसल 3 जुलाई को रावलकोट में बड़ा प्रदर्शन चल रहा था। दावा है कि प्रदर्शनकारियों को घेरकर फौज ने गोलियां चलाई और इस गोलीबारी में पीओके के दर्जनों लोग मारे जाने की खबर है। दूसरी तरफ मुनीर फौज ने पीओके की राशन सप्लाई रोक दी। आवाज दबाने के लिए पीओके में इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया। इसके बाद पीओके में 5 जुलाई को बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। इसी आंदोलन और आजादी के लिए पीओके ने भारत से मदद मांगी है, यानी कि भारत एक बार फिर पाकिस्तान में 1971 दोहरा सकता है। आप समझिए इस बात को कि जो स्थिति है उसमें पाकिस्तान जो है अब उस दोराहे पर खड़ा है जहां उसकी हार अब नियति बन चुकी है। तो हम आपको बता रहे हैं कि एक और तस्वीर दिखाते हुए कि किस तरीके से पाकिस्तान घिर चुका है और जो वहां की आवाम है वो किस तरीके से इस बात को देख रही है। ये सरदार अमर खान है, जैक के मुख्य सदस्य, इन्हें सुनना जरूरी है। कश्मीर वैली के अवाम से मुखातब हूँ, बिलखुसूस श्रीनगर के अवाम से, बारामूला के अवाम से, उसी के अतराफ जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन सब तमाम अवाम से, पुंछ के अवाम से, मेंढर के अवाम से, राजौरी के अवाम से, जम्मू के अवाम से। जिस तरह आप सब अवाम को इल्म है कि कश्मीर जो है पिछले आज 1 माह होने को है, जिस तरह जिस हसार में है, जिस जबर में है, और जो यहाँ के अवाम को बुनियादी हुकूक की मांग पर अवाम के साथ जो जुल्म किया गया, जो ज्यादती की गई, जो कत्ल गारत है और जो फौज गर्दी है यहाँ पर, उसकी इंतहा है। इस इंतहाई मुश्किल मामले में जहाँ हमारे राशन के रास्ते बंद हैं, जहाँ हमारी अद्वियात के रास्ते बंद हैं, जहाँ हमें सांस लेने पर भी हमारे यहाँ के हुक्मरान, यहाँ की फोर्सेस जो है वो इस तैश में हैं कि यहाँ के अवाम सांस क्यों ले रहे हैं। आज इस मुश्किल की घड़ी में हम तमाम अवाम से अपील करते हैं कि 5 जुलाई को हमने प्रोटेस्ट रखा हुआ है और आप सब अवाम की हमें हमायत चाहिए। यकीनन आप वहाँ बाहर निकलिए, हमारे हक में बोलिए, इस जुल्म के खिलाफ, इस ज्यादती के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कीजिए। तो पूरे बयान में एक बात बिल्कुल गौर करने लायक है, वो है जुल्म की इंतहा, यानी कि अब इससे ज्यादा जुल्म नहीं सह सकते। लेकिन इसे लेकर जो एक्सपर्ट हैं उनकी क्या राय है वो देखिए। जिस तरह से पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ, और आए गए दिन वहां के लोगों पे अत्याचार हो रहा है और उन्हें जान से मारा जा रहा है। अब वो स्थिति आ चुकी है जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग इनडायरेक्टली भारत से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी मदद की जाए। पाकिस्तान ने इतने दशकों से वहां के लोगों पे अत्याचार किया है, वहां पर कोई विकास नहीं होने दिया है, और इस समय जब पाकिस्तान 1947 से सबसे कमजोर कड़ी पे है, क्योंकि उसके 4 में से 3 सूबों में अशांति है, अस्थिरता है, अफगानिस्तान आए गए दिन पाकिस्तान पे वार कर रहा है, यह सही समय है भारत को पाकिस्तान पे वार करने का और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को वापस हमारे देश में मिलाने का। तो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यह सही समय है कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद किया जाए, सब कुछ खत्म कर दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान खुद खत्म हो रहा है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जब दिन में प्रदर्शनकारियों पर हावी ना हो पाए तो रात का सहारा लिया पाकिस्तानी फौज ने। रात भर प्रदर्शन चल रहा था तो सुबह गोलीबारी, यानी कि रात के अंधेरे में ये सब कुछ हो रहा था।
प्रदर्शनकारियों को रात में ही घेर लिया गया, लेकिन सुनना जरूरी है उस गवाही को जो लोग बता रहे हैं कि कैसे प्रदर्शनकारियों को रोका गया और भी रात के अंधेरे में। सुनिए। जिस वेला जितना ग्रोडी सा बैठे इसमें भी शल मारने दे नेते लोगों पर बार बार हमले इस लोग की आवाम की मजबूर किया जा रहा है कि आवाम कोई ऐसे कदम चुका है कि जिसमें इन्हों की वापस भुगतान है। तो कोई तक कितनी आवाम इन्हों मारने पे शल इतनी ज्यादा कोई हिसाब ही ग्राउंड है सारा, इस पूरे ग्राउंड शल मारे। पीओके रावलकोट की तस्वीर आपने देखी, लेकिन बलूचिस्तान में क्या चल रहा है? बलूचिस्तान में भी हालात बद से बदतर हैं और वहां भी इजराइल जैसा धमाका चल रहा है, क्योंकि आप देख पाएंगे कि पाकिस्तान में गाजा बना दिया गया, यानी कि बिल्कुल इजराइल के स्टाइल में धमाके हो रहे हैं और इससे पाकिस्तानी सेना बैकफुट पर है। पाकिस्तानी सेना का हाल खराब हो चुका है। बीएलए ने पाक आर्मी कैंपों पर एक साथ हमला किया और उस हमले में पाकिस्तानी सेना की जितनी चौकियां थी वो सभी खत्म हो गई, उनकी धज्जियां उड़ गई। बीएलए की नाकेबंदी और बलूचिस्तान को जोड़ने वाली जो स्थिति है, जिस तरीके से एक दूसरे से लोग जुड़ाव कर रहे थे, उन पर जब हमला किया गया तो उन्होंने अटैक किया और आर्मी कैंप को जला दिया। यानी कि बीएलए की जो बगावत है वो साफ तौर पर अब आग की शक्ल में दिख रही है। और बीएलए की नाकेबंदी को भी जरा देखना जरूरी है, क्योंकि बलूचिस्तान को जोड़ने वाला जो पुल है वो तोड़ दिया गया, यानी कि जो संपर्क था, संपर्क लाइन थी, उसे भी ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन जब खबर की हमने शुरुआत की थी तब से हमने कहा कि इजरायली स्टाइल में यहां पर धमाके हो रहे हैं, इजरायली स्टाइल में यहां पर जवाब दिया जा रहा है। यह स्टाइल क्या है समझते हैं। मुनीर को मारने का इजरायली प्लान तो फेल हो गया, लेकिन इजराइल स्टाइल में मुनीर के फौजी जरूर मर रहे हैं। बीएलए ने शुक्रवार को बलूचिस्तान में बहुत बड़ा अटैक किया। पाक कोस्ट गार्ड कैंप पर बीएलए ने फिदायीन हमला किया। जैसे इजरायली हमलों में आसमान से आग बरसती है, बीएलए का बलूचिस्तान में हुआ हमला भी ठीक बिल्कुल वैसा ही था। हमले में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी जवानों के मारे जाने की खबर है। हमला चीन के ग्वादर पोर्ट वाले जिले के पनवान इलाके में हुआ था और यह कोस्ट गार्ड चीनी ग्वादर पोर्ट की हिफाजत के लिए तैनात थे। लिहाजा बीएलए का अटैक चीन के लिए भी एक मैसेज की तरह एक संदेश है। बीएलए के इस हमले से पाकिस्तान सरकार को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि बीएलए अब तक पाकिस्तान सेना को निशाना बनाते थे। पहली बार कोस्ट गार्ड को टारगेट कर इतना बड़ा अटैक किया गया है। दूसरी तरफ बीएलए ने बलूचिस्तान तक आने वाले पुलों को उड़ा दिया, जिससे कि पाकिस्तान का बलूचिस्तान से जो सड़क संपर्क था वो लगभग कट गया। कहने का मतलब है कि अब जो एक तैयारी थी कि भाई जिस रूट से ये लोग आते हैं, जहां से वो प्रवेश पाते हैं, उसे ही खत्म कर दिया जाए। सुनिए एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। बीएलए ने एक बहुत बेहतरीन इंटेलिजेंस नेटवर्क अपना बना लिया और पूरी इंफॉर्मेशन वो अपने इकट्ठी करता है, उसकी प्रॉपर प्लानिंग होती है और फिर उसके बाद ये फिदायन अटैक होता है। क्योंकि ग्वादर एक बहुत इम्पॉर्टेंट हब है और ग्वादर पोर्ट की भी हम बात करते हैं और सीपेक का भी यहाँ पे बहुत काम होता है, तो उसके लिए भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इसको मैसेजिंग दी जा रही है। मॉडर्न वेपन्स हैं इनके पास, असॉल्ट राइफल्स हैं, स्नाइपर राइफल्स हैं, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स हैं। तो ये सब मान के चलते हैं हम ये कि इनको फंडिंग इनको मिल रही है और वो बाहर से आ रही है। और जो पाकिस्तान की आर्मी जातियाँ करती है बलूचिस्तान में लोगों के अगेंस्ट, वो इसको पैदा करते हैं, इनके जो कार्डर बनते हैं और फिर इनको ज्वाइन करते हैं। तो अब भारत ने भी उन आतंकियों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है जो भारत में तबाही लाने का साजो सामान लेकर बैठे थे। अब जरा हम आपको दिखा रहे हैं, आतंकवाद पर भारत एक बड़ी चोट पहुंचाने के मकसद से काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अब 23 आतंकियों की नई लिस्ट जारी कर दी गई है और ये 23 आतंकियों की लिस्ट बता रही है कि कैसे भारत ने एक एक उन आतंकियों का नाम इसमें कोट किया है, किस संगठन से बिलोंग करते हैं, वास्ता रखते हैं, वो अब क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। चलिए इसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं कि किन संगठनों के 23 आतंकी हैं। अब जरा समझिए, जैश-ए-मोहम्मद 10 आतंकी इसी गुट के हैं, 17 आतंकी पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं।
जबकि लश्कर ए तैयबा गुट से 13 आतंकी, 6 आतंकी जम्मू कश्मीर से हैं। आप समझिए कैसे यह जाल फैला हुआ है। यह हम आपको बता रहे हैं कि जैश ए मोहम्मद हो या लश्कर ए तैयबा हो, दोनों अपने अपने आतंकियों को मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन भारत ने इनकी लिस्ट जारी कर इनके अंदर एक दहशत पैदा कर दी। सवाल इस बात को लेकर है कि जिस तरीके से आतंकी हर मोर्चे पर जवाब देने की तैयारी कर रहे थे, अब उनकी पहचान सामने आ चुकी है। भारत ने आतंकवाद पर बड़ा प्रहार किया। सरकार ने 23 लोगों को आतंकी घोषित कर दिया है। राम मंदिर की रेकी करने वाला भी आतंकी घोषित किया गया है। आतंकियों की लिस्ट में 17 पाकिस्तानी, 6 जम्मू कश्मीर के लोग हैं। इन 23 आतंकियों में से 7 पीओके में और 10 पीएके में शामिल हैं। इन आतंकियों का काम भर्ती करना है, घुसपैठ कराना है, हमले की साजिश रचना है। इनमें से कई आतंकी फंडिंग, हथियार सप्लाई नेटवर्क भी चलाते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाला नाम आतंकी मुसादिक हाफिज का है। इसी मुसादिक ने राम मंदिर और आरएसएस ऑफिस की रेकी करवाई। आतंकी मुसादिक लश्कर चीफ हाफिज सईद का रिश्तेदार भी है। और जो नई लिस्ट आई है, घोषित आतंकियों की संख्या बढ़कर अब 80 हो गई। यानी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 में ये सभी आतंकी अब निशाने पर होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अब जो 80 आतंकी हैं, उनकी पहचान भी कर ली गई है। मौका मिलते ही सफाया हो जाएगा। एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, ये देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 23 लोगों का एक लिस्ट बनाई है जो टॉप टेररिस्ट माने जाते हैं, या हमारे लिए वो सबसे बड़ा खतरा है। चाहे वो जमात के हों, चाहे वो जैश के हों, चाहे लश्कर के हों। ये लिस्ट क्यों बनाई जाएगी? सीधी बात है, इन्हें खत्म करना है। पाकिस्तान खत्म नहीं करेगा, हम खत्म करेंगे, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस खत्म करेंगी। सीधा सीधा मेरा आकलन है कि सरकार एक किसी ना किसी ऑर्गेनाइज्ड नीति पर है। बातचीत का दरवाजा चाहे खुला हो या ना हो, एक ऑपरेशन सिंदूर जारी है। सो मुझे लगता है कि सरकार अब सीधे सीधे टेररिज्म से रिलेटेड जीरो टॉलरेंस पर नहीं, माइनस टॉलरेंस पर काम कर रही है। किसी भी तरह की, चाहे वो टेररिज्म हमारे जमीन पर आए या ना आए, अगर हमारा आकलन कहता है कि वो किसी दूसरी कंट्री में है, किसी दूसरे की जमीन पर है, तो उसे उस जमीन पर मारना न केवल इंडिया फर्स्ट या इंडिया सर्वोपरि के का पार्ट होगा, मैं तो कहूंगा मानवता और दुनिया का भी पार्ट होगा। और चलिए अब बात करते हैं राम मंदिर की चढ़ावा चोरी की, उन आरोपियों की जिन्होंने अब कबूलना शुरू कर दिया है कि जी हां, हमने चोरी की थी। क्योंकि चढ़ावा चोरी तो हुई, अब ट्रस्ट को क्लीन करें। अब डिमांड भी यही है कि जो ट्रस्ट है उस पर ट्रस्ट कैसे भक्तों का हो, इसके लिए जरूरी है सफाई की जाए। चलिए तस्वीर दर तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। आरोपी अविनाश शुक्ला ने कबूल कर लिया। बहुत बड़ा कबूलनामा यह सामने आया इस पूरे प्रकरण में। उसने कबूल किया कि चढ़ावा चोरी की और चढ़ावा चोरी से उसने कार खरीदी। ये कार देखिए, ब्रिजा कार है। ये चढ़ावा चोरी के पैसों से उसने खरीदी थी, जो आप देख पा रहे हैं। यह अविनाश शुक्ला की गाड़ी है जिसे उसने चढ़ावा चोरी के पैसों से खरीदा था। तो 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर पैसों की बंदरबाट होती थी। दूसरा जो एक बड़ा खुलासा है वो कि इसी जगह पर अब जब अविनाश शुक्ला को पुलिस यहां लेकर आई तो उसने बताया कि कहां बैठते थे, कहां सब लोग मिलकर पैसे की बांट करते थे, जो चोरी किए गए पैसे थे। और पुलिस अविनाश शुक्ला को मौके पर लेकर पहुंची। 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर पैसे की बंदरबाट की बात उसने कही। लेकिन इसके बाद क्या हो रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। तो जो लोग थे वहां पर वो तो देख ही रहे थे कि कैसे अविनाश शुक्ला जैसे लोग रातों रात अमीर बन रहे थे, लेकिन पैसे आ कहां से रहे थे वो हम आपको बताने जा रहे हैं। एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त आपको लेके पहुंची उस जगह पर जहां पर जो मंदिर चढ़ावा चोरी की रकम थी उसका बंटवारा होता था। दरअसल आपको बता दें, अविनाश शुक्ला से कल पीसीआर के दौरान जब पूछताछ की गई तो उसने इसी जगह की निशानदेही बताई जहां पर उसको पुलिस लेकर भी आई थी। ये वो जगह है, बगीचा है, जहां पर वो और उसके साथ जो अन्य आरोपी थे जो कि मंदिर चढ़ावा चोरी की जो रकम थी उसका बंटवारा करने के लिए आते थे। कल यहाँ पर पुलिस भी लेकर के उसको आई थी, यहाँ उससे पूछताछ भी की गई। यहीं पर अन्य आरोपियों के साथ जो मंदिर चढ़ावा चोरी की रकम थी उसका वो लोग आपस में बंटवारा करते थे। लेकिन इसमें भी पेच ढूंढने वाले लोगों की कमी नहीं है। जो विरोधी हैं वो आवाज उठा रहे हैं। अखिलेश यादव ने पोस्ट कर दिया। अखिलेश ने पोस्ट कर एक बड़ी बात लिख दी। उन्होंने पोस्ट के जरिए क्या लिखा? क्या श्री राम फिर से चले गए वनवास? ये सवाल उसने खड़े कर दिए। उन्होंने अखिलेश यादव की पोस्ट सामने आई चढ़ावा चोरी मामले पर और यह वीडियो शेयर किया।
क्या फिर से चले गए वनवास है यही प्रार्थना, यही पुकार, फिर वापस आओ दशरथ के लाल। सोच रहे हैं भर कर आंख ये किसने किए हालात, सबके मन में एक सवाल, क्यों मेरी नगरी है उदास, क्या फिर से चले गए वनवास। रूप बदल के आए ठग, धर्म के नाम पे कर गए छल, अब सबने मन में है ठाना, है महापाप का राज मिटाना, है यही प्रार्थना, यही पुकार, फिर वापस आओ दशरथ के लाल, फिर वापस आओ दशरथ के लाल। तो राम भक्तों की आस्था से खेल खेलने का यह तरीका जो एआई जनरेटेड था, आपने भी देखा, ये अखिलेश के पोस्ट के साथ जुड़ा हुआ था। सवाल इस बात को लेकर नहीं है, राम तो वहीं पर है, हमारे आराध्य वहीं पर हैं, अंधेरे में नहीं है बल्कि उजाले में है, सबको रोशनी दे रहे हैं और खासकर उन चोरों को तो पकड़ ही लिया जाएगा। लेकिन बीजेपी के नेता बृजभूषण शरण सिंह जो हैं और राम मंदिर में पहले दिन से ऐसे खेल खेलने और खेल चलने की बात कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। देखिए, मुझे जो बोलना है मैं पहले बोल चुका हूँ, और जब कोई नहीं बोला था संसार में 4 साल पहले बोल चुका हूँ, और इसीलिए आज तक मैं राम जन्मभूमि दर्शन करने नहीं गया, क्योंकि यहाँ फर्स्ट डे से खेल चल रहा था। तो पहले दिन से चढ़ावा चोरी हो रही थी, ब्रजभूषण ये कह रहे हैं, पहले क्यों नहीं बताया भाई? पहले अगर बताते तो एक्शन होता, एक अपील डाल देते, कोर्ट चले जाते, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता और वो सभी चोर पकड़े जाते। एक रिपोर्ट पहले देखिए। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब तक एसआईटी करीब 80 लाख कैश जब्त कर चुकी है। पुलिस रिमांड में अविनाश शुक्ला ने कबूल किया उसने चोरी वाले पैसे से ब्रेजा कार खरीदी है। इस वक्त हम मौजूद हैं जो राम जन्मभूमि थाना है वहां पर, और बता दें ये कार है जो ब्रीजा कार है UP42 AP 6054। ये कार अविनाश शुक्ला ने मंदिर के जो दान पात्र से रकम चोरी की गई थी उसी के पैसे से ये गाड़ी ली थी। लगातार पुलिस ने कल जब पूछताछ करी, 13 घंटे लगभग ये पूछताछ चली, उस दौरान उसने कई अहम खुलासे किए, जिनमें से एक ये था कि उसने इस पैसे से ये गाड़ी थी जो कि SUV गाड़ी ब्रीजा है, इसको खरीदा था। चढ़ावा चोरी को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। महासचिव चंपत राय, सदस्य अनिल मिश्रा इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन इनके खिलाफ सख्त एक्शन की मांग हो रही है। अयोध्या के संत ट्रस्ट में भी बदलाव की गुहार लगा रहे हैं। 100 करोड़ हिंदुओं की जो आस्था है वो भगवान राम पर है, और आज उनके साथ छल हुआ है। सरकार को इस पे ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जिससे इसी ट्रस्ट को नहीं, कहीं भी भगवान के नाम पर कोई भी बड़ा ट्रस्ट हो, उसमें घोटाला करने से पहले आदमी 100 बार सोचे। बहुत छोटा अमाउंट अभी शो हो रहा है। जैसे जैसे इसमें SIT में तो नहीं कहूँगा, इसमें तो CBI की जांच होनी चाहिए। परत दर परत खुलेगी ना तो इतना बड़ा घोटाला आपके सामने आएगा कि आप सोच नहीं सकते। तो राम के घर में देर है अंधेर नहीं, और जब अंधेर नहीं है तो अब जल्द से जल्द उन आरोपियों का जो सच है वो सामने आएगा, वो सभी दोषी पकड़े जाएंगे।
चढ़ावा चोरी की अयोध्या पुलिस ने अविनाश शुक्ला से पूछताछ की इस पूरे मामले में, और जो खुलासा हुआ वो चौंका देगा आपको। अविनाश शुक्ला ने ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं। दावा यही किया जा रहा है, चढ़ावा चोरी के पैसों से ब्रेजा कार खरीदने का उन्होंने दावा किया। अविनाश शुक्ला ने भाई के नाम से एक गाड़ी खरीदी, ब्रेजा गाड़ी। चोरी के पैसों से उसने बाइक भी खरीद ली। पूछताछ में अविनाश ने गांव में घर बनवाने की बात कबूली है, और पुलिस का दावा कि अविनाश ने अपने भाई को एक मोटी रकम दी। अविनाश ने चोरी वाली रकम की बंदरबाट पर भी खुलासा कर दिया। पुलिस को आरोपियों की गुप्त बैठकों के बारे में बताया, कहां-कहां बैठते थे। चढ़ावा चोरी के बाद 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर बैठक होती थी और यहीं पर पैसों का बंदरबाट हो जाता था। सभी आरोपी एक दूसरे की भूमिका से वाकिफ थे। पुलिस चोरी की रकम के बंटवारे की भी अब जांच कर रही है, किसे कितना मिला। पूरे नेटवर्क और लेन देन की जो पड़ताल है वो जारी है। दावा है कि अविनाश ने सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने को लेकर भी जानकारी दी, और मंदिर के कुछ फुटेज पहले भी डिलीट किए गए। सीसीटीवी को लेकर पुलिस के पास अहम सबूत मौजूद हैं। चढ़ावा चोरी को छुपाने के लिए सीसीटीवी फुटेज डिलीट किया जाता था ताकि किसी को पता न चल पाए कि किसने चोरी किया। अब राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य जो हैं वो एक अलग डिमांड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जो भी दोषी हो लटका दीजिए फांसी पर। जो चोर है वो जेल में पहुंच गए हैं। होगा पूरा कर शासन से पूरा पैरवी चल रहा है। जो चोर है वो अपने आप जेल में पहुंच जाएगी, पैसा भी जमा कर लो। जो रामलला के यहाँ काम किए हैं उनको फांसी देने में कोई आपत्ति नहीं हो, दे देना चाहिए। लेकिन एसआईटी की जो जांच है वो जारी है, और जो एसआईटी है अब आगे बढ़ रही है उस जांच की दिशा में। एसआईटी के पास इतने सबूत अब आ चुके हैं कि एसआईटी किसी निष्कर्ष पर जल्द ही पहुंच सकती है, क्योंकि एसआईटी की जो टीम है वो चढ़ावा चोरी पर लगातार शिकंजा कसती जा रही है। और जो गतिविधियां आप देख पा रहे हैं, एसआईटी की टीम आ रही है, जा रही है, सिर्फ आ रही है जा रही नहीं, बल्कि अब उस ठिकाने का पता लगा रही है। चलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से चढ़ावा चोरी पर एसआईटी की जो जांच है वो जारी है। एसआईटी अब कहां पहुंची है, नेक्स्ट लेवल इस जांच का क्या है, अगला पायदान क्या है, ये सब कुछ अब हम आपको बता रहे हैं। चढ़ावा चोरी को लेकर दान गिनने वाले कैशियर ने खुलासा किया। एसआईटी की 30 मिनट की पूछताछ में कैशियर ने दावा किया करीब 10 सीसीटीवी कैमरों से काउंटिंग की गिनती निगरानी की जाती थी। सीसीटीवी मॉनिटर करने वाला कर्मचारी कई बार गायब रहता था, और इसी दौरान गड़बड़ी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। कैशियर ने बताया कि उसकी नियुक्ति 2005 में इंटरव्यू के बाद की गई। वो हर दिन दान में आने वाले नोटों और सिक्कों की गिनती किया करता था। काउंटिंग सेंटर में 2 शिफ्टों में काम होता था। काउंटिंग सेंटर तक पहुंचने से पहले कर्मचारियों की कई बार जांच होती थी। मोबाइल फोन हो या फिर उनके जो निजी सामान है लॉकर में जमा करवाए जाते थे। पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड होती थी। दान पात्र 6 लोगों की मौजूदगी में खोले जाते थे। 10-12 यानी 10 बाई 12 फीट के काउंटिंग रूम में सीसीटीवी कैमरों की प्रॉपर निगरानी होती थी। ट्रस्ट के अधिकारी, एसबीआई के कर्मचारी, सुपरवाइजर सभी लोग वहां पर मौजूद होते थे। नोटों की गिनती के बाद रजिस्टर में उसकी एंट्री होती थी, कितने मिले, कितना चढ़ावा आया, और फिर बैंक की गाड़ी कैश लेकर चली जाती थी। कैशियर ने गिरफ्तार आरोपियों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी आरोपी बेहद शांत रहते थे, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते थे, अपने काम तक ही सीमित रहते थे। कैशियर ने गिरफ्तार आरोपी टिन्नू यादव को लेकर भी बड़ा खुलासा किया। टिन्नू यादव का नाम लेकर मंदिर में बिना रोक टोक आप आ जा सकते थे, यानी टिन्नू यादव इतना बड़ा प्रभावशाली था। चलिए अवधेश कुमार दास क्या कह रहे हैं ये भी सुनते। इतनी असुरक्षा में ये मंदिर सुरक्षित कैसे कहा जा सकता है? ये असुरक्षा है ना, अंदर से कोई सामान लेके निकल गया और किसी को पता ही नहीं, ये असुरक्षा है। ऐसा है साधु संत वहाँ दर्शन करने जाते नहीं। क्यों नहीं जाते? नहीं जाते इसलिए वहाँ इतनी सिक्योरिटी है। रामलला तो साधु संतों के है ना। अरे वहाँ जाओगे तो लंगोटी खोल के दिखाना पड़ेगा, क्या है, कौन जाएगा वहाँ? तो ट्रस्ट ने प्रोग्राम सेट कर लिया है कि 6 जुलाई को एक बैठक करेंगे, लेकिन ये बैठक क्यों करेंगे, ये सवाल आपके मन में होगा। हम बता रहे हैं कि वो बैठक क्यों होनी है। ट्रस्ट ने साफ सूचना दी कि 6 तारीख को बैठक होगी, और उसमें जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है, अपने पद का त्याग किया है, अब उस पर फैसला हो जाना है कि उन्हें हम ट्रस्ट में रखेंगे या नहीं रखेंगे। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या सिर्फ पद त्यागने से इतिश्री हो जाती है? तो ट्रस्ट ने भी माना कि इतिश्री नहीं होगी, जब बल्कि पता लगाया जाएगा कि आखिर कौन लोग थे, संलिप्तता कैसी थी,
कितना मार्जिन लेते थे, अब तक उतने पैसों का बंदरबाट किया और कहां कहां उन पैसों को लगाया गया, क्योंकि यह पैसा जो है रामलला का है। चढ़ावा चोरी के बाद राम मंदिर ट्रस्ट की भूमिका अब सवालों के घेरे में है। ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा भी इस्तीफा सौंप चुके हैं। अनिल मिश्रा पर 100 से ज्यादा लोगों को नौकरी पर रखवाने का आरोप है। नौकरी दिलवाने के बदले कमीशन लेने के भी उनके ऊपर आरोप है। चढ़ावा चोरी के खुलासे के बाद पहली बार 6 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक है और ट्रस्ट में जो बैठक होने वाली है ट्रस्ट की, उसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर हो सकता है। बैठक में एसआईटी की रिपोर्ट पर चर्चा हो सकती है। बेहतर प्रबंधन के लिए सीईओ जैसे पद को मंजूरी मिल सकती है। एसआईटी की जो फाइनल रिपोर्ट है उसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा भी दोषी हो सकते हैं, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं। आरोपों के आधार पर गोपाल राव को भी दोषी माना जा सकता है, ऐसा भी सूत्र कह रहे हैं। जांच में सामने आया कि इन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाई। एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट के बाद इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। अयोध्या के साधु संत भी ट्रस्ट में बदलाव की मांग कर रहे हैं ताकि राम भक्तों का जो भरोसा है वो बना रहे। तो जो पॉलिटिकल गलियारा है वहां से अब तक आवाजें नहीं आई, लेकिन अब आ रही हैं, वो भी सुनिए। सारा चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, जमीन में घोटाला सब लगातार बोल रहे हैं। संघ उसमें नहीं जागा, उसमें संघों को नहीं लगता था कि ये क्या हो रहा है। अब जब लगा गांव गांव में, घर घर में चर्चा हो गई कि चढ़ावा चोर हैं ये लोग, तब ये बयान जारी कर रहे हैं, तब ये वीडियो जारी कर रहे हैं। कार्रवाई कराइए, वीडियो से बयान से नहीं होगा। जो आज बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं दत्तात्रेय हंस बोले, कार्रवाई करें और उनको जेल भेजें। चाहे वो चंपत राय बंसल हो, अनिल मिश्रा हो, गोविंद गिरी हो, चाहे गोपाल राव हो, निपेंद्र मिश्रा हो, सब लोगों को जेल भेजिए, क्योंकि जनता, पूरे हिंदुस्तान की जनता ये कह रही है। कांग्रेस हो या अखिलेश यादव हो, जिन्होंने राम के अस्तित्व को ही नहीं स्वीकारा, आज वो बन रहे हैं राम भक्त। जो घटना घटी है चोरी का, वो हिंदू समाज आहत है, इसमें कहीं दो मत नहीं। और वहां की सरकार तत्पर है और दूध का दूध, पानी का पानी करके रखेंगे। और कोई संलिग्ध व्यक्ति जो उसमें दोषी पाया जाएगा, मुख्यमंत्री ने कहा है, उसे बख्शा भी नहीं जाएगा। लेकिन नकली सनातनी 27 के वोटों पर उनका ध्यान है, इसीलिए अरे पकड़ने का काम भी योगी जी की सरकार ने ही कर रही है और करेगी, और किसी को बख्शा भी नहीं जाएगा। लेकिन ये नकली लोगों से सावधान होने की जरूरत है, देश के सनातनियों को। चलिए, मूल बात यह है कि ट्रस्ट जो है उस पर ट्रस्ट तभी होगा जब ट्रस्ट नीट एंड क्लीन होगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम भी इसी की वकालत कर रहे हैं, सुनिए। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ऊपर जो भरोसा किया गया था, वो ट्रस्ट उस भरोसे पे खरा नहीं हो पाया। लेकिन इतना बड़ा कांड हो गया है और वो अपने पदों पर है, तो एक सवाल खड़ा हो रहा है। जांच की निष्पक्षता के लिए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को अपने अपने पदों से इस्तीफा देना चाहिए। करोड़ों लोगों के विश्वास के विषय को, करोड़ों लोगों की आस्था के विषय को, करोड़ों लोगों के भरोसे के विषय को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। और श्री राम जन्मभूमि के अंदर जो ये घोटाला हुआ है, इसकी जांच किसी सशक्त एजेंसी के द्वारा कराई जानी चाहिए। और भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि यदि निष्पक्ष जांच होगी, तभी इस घोटाले की अंतिम सतह तक पहुंचा जा सकता है। वरना सवाल के बाद सवाल, सवाल के बाद सवाल, सवाल के बाद सवाल खड़ा रहेगा। ये जांच एजेंसियां लगी हुई हैं और एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। योगी आदित्यनाथ ने संकल्प भी ले लिया है, लेकिन सवाल अब उस खबर का है
जिससे अब देश का हर युवा भी डर रहा है। सवाल है कि सिया की बात तो चल रही थी, लेकिन आगरा से ऐसी खबर आ गई जिसमें पत्नी ने पति को बाथरूम में दफना दिया है। ये खबर बहुत ही आश्चर्य में डालने वाली है। जरा दिखाते हैं आपको कि क्या हुआ। आगरा में, उत्तर प्रदेश के आगरा में पति की हत्या के आरोप में पत्नी को गिरफ्तार किया गया। जघन्य कांड को अंजाम पत्नी ने दिया। पहले पति को नींद की गोलियां खिलाई और उसके बाद जब काम तमाम हो गया तो बाथरूम में उसे दफना दिया गया। काफी दिनों तक खोजबीन हुई और उसके बाद आखिरकार राजफाश हुआ। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये पति की हत्या करने के बाद ये यहां पर बाथरूम में इस जगह पर उसे गाड़ दिया गया और उसके ऊपर सीमेंट जमा दी गई, टाइल्स लगा दिए गए ताकि किसी को कुछ पता न चले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कानून के शिकंजे से कोई बच नहीं पाएगा। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि कैसे इस पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया। छुपाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन सच्चाई नहीं छुपती। हुआ कुछ यूं कि जो पत्नी थी उसने अपना काम तो कर दिया था और पति की हत्या कर उसकी बॉडी को छुपाने की कोशिश की। यह पूरा मामला सबको हैरत में डाल गया। पत्नी ने अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी, फिर उसकी बॉडी को बाथरूम में जमीन खोदकर गाड़ दिया। बाथरूम में बॉडी गाड़ने के बाद वहां टाइल्स लगवा दी गई और नहाने के लिए बाथरूम का इस्तेमाल भी करती रही। यह पूरा मामला उसने 45 दिन तक सबसे छुपा कर रखा ताकि कोई पता ना चले किसी को। लेकिन जब पूछताछ हुई सख्ती के साथ तो सच सामने आ गया। पुलिस ने आरोपी रूबी शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला आगरा के सिकंदरा की रेणुका धाम का है। आप समझिए इस बात को कि कैसे इस पूरे जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया। और सुरेंद्र शर्मा जिसकी हत्या हुई है, जिसने हत्या की है, वो सुरेंद्र शर्मा की पत्नी रूबी है। दोनों राजस्थान के भरतपुर जिले के रहने वाले हैं। 18 मई को रूबी ने सुरेंद्र के बड़े भाई को फोन किया और घर से अपने दोनों बेटियों को अपने घर जाने को कहा। सुरेंद्र का भाई अनिल दोनों बेटियों अपनी मां को वहां से लेकर चला गया। लेकिन उसने अनिल को बताया कि उसका पति 5,000 रुपए लेकर कहीं चला गया। जाते समय वे कह गए कि 2-3 दिन बाद फोन करके बताएंगे कि वे कहां हैं। उसके कुछ दिन बाद उसने खुद को भी अपने घर ले जाने को कहा, लेकिन इस दौरान उसके पति का अता पता नहीं चला। सुरेंद्र के भाई पूछते रहे, लेकिन सुरेंद्र के बारे में कुछ नहीं बताया। और इसके बाद सुरेंद्र के भाई अनिल ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी। इस दौरान रूबी शर्मा की हरकतों से पुलिस और परिवार को शक होने लगा। फिर जब पूछताछ हुई तो उसने सारे राज खोल दिए। उसने बताया कि सुरेंद्र को उसने 1.5 दर्जन नींद की गोलियां खीर में मिलाकर खिला दी और इसके बाद मौत हो गई। तो उसका उसकी डेड बॉडी थी, बाथरूम में उसे गाड़ दिया गया और फिर मिस्त्री को बुलाकर बाथरूम में टाइल्स लगवा दी गई। तो ये कहानी सामने आई है। तो ये सवाल है कि जो लोग हैं किस तरह के मानसिकता से ग्रसित हो चुके हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि उस जगह पर हुआ क्या, वो जगह कैसी थी जहां पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। एक रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। आगरा से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है जहां एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर बाथरूम के फर्श के नीचे दफना दिया। 45 दिन तक उस लाश को बाथरूम के फर्श के नीचे दफनाया रहा। उसी बाथरूम में वो नहाती रही। सबको इस बात की भनक तक नहीं लगने दिया कि उसकी पति की लाश उसने बाथरूम के नीचे ही दफनाया हुआ है, बल्कि खुद पुलिस में जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाती है। 45 दिन तक पुलिस भी जांच करती रहती है। किसी परिजनों को भी ये भनक तक नहीं लगने देती है। और जब खुलासा होता है, जब शक के दायरे में लाया जाता है, पूछताछ कड़ाई से की जाती है, तब पता चलता है और निशानदेही पर फिर बाथरूम के फर्श को, उस गड्ढे को खोदा जाता है और नीचे से निकलता है उसके पति का कंकाल। मैंने यहाँ कहाँ है, बोले कि घर में ही है। मैंने कि बाथरूम के नीचे। मैंने बाथरूम के नीचे, बोले हाँ बाथरूम के नीचे दफना दिया मैंने। उन्होंने फांसी लगा ली थी। फांसी लगाने के बाद मैं घबरा गई। अभी भी झूठ बोल रही थी वो। उन्होंने फांसी लगा ली थी, मैं घबरा गई थी। घबराने में मैंने वो नीचे गड्ढा खोद के उनको काट दिया। उसने मुझसे ये भी कहा था कि आप इस बात को यहीं दबा दो। पत्नी द्वारा ही मृतक को मार के अपने बाथरूम में गाड़ दिया गया है एवं फर्श बनवा दी गई है। पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई करते हुए बाथरूम की फर्श तोड़ी गई एवं शव को बरामद किया गया। अभियुक्ता को, जो कि मृतक की पत्नी है, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और चलिए अब वो खबर जो आपके हमारे दिलों से जुड़ी हुई है। हम बात कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी की, जो कि मास्टर ब्लास्टर के रिकॉर्ड को जिन्होंने तोड़ दिया है।
तोड़ दिया है सचिन का रिकॉर्ड, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड। कैसे, हम आपको बता रहे हैं आज क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी इंतजार कर रहे थे कि जब डेब्यू करें तो कुछ बड़ा हो, व्यापक हो, और आज का दिन वो मुकर्रर हो गया। छोटे लाल ने, बिहार के इस लाल ने कमाल कर दिया और आज उन्होंने डेब्यू किया अंतर्राष्ट्रीय मैचों में। पहला दिन, और पहले दिन ही जब उन्हें कैप दिया गया, जब उपकप्तान ने कैप दिया, पहले तो जर्सी मिली थी, आपने ये तस्वीर देखी, लेकिन वैभव सूर्यवंशी को इंतजार था आज के दिन का, ताकि वो कुछ कमाल कर दिखाएं। अब देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कड़ी मेहनत का नतीजा ये हुआ कि उन्हें टीम में शामिल किया गया और उपकप्तान ने उन्हें कैप सौंपी बड़े ही इज्जत के साथ। और आप देखेंगे कि वैभव सूर्यवंशी ने बहुत मेहनत की है, 10 साल की उम्र लेकिन 20 साल वाली मेहनत, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से वैभव दिन रात आगे बढ़ते रहे। इसके बाद ये वो तस्वीर है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी को ये कैप मिली और बड़े ही दोनों हाथों से उन्होंने पकड़ रखा। ये खिलौने से खेलने वाले दिन बीत गए, अब भारत का नाम ऊंचा करने के लिए वो उस पिच पर हैं जहां पर कई जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ चुकी हैं। तो चलिए, अब हम आपको बता रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी के लिए आज का दिन कितना बड़ा खास रहा, और हम सभी को इंतजार था आज के दिन का, क्योंकि क्या आज वैभव सूर्यवंशी खेलेंगे, सवाल इस बात को लेकर था। लेकिन यह सवाल भी, इसका जवाब भी वैभव सूर्यवंशी ने दिया उसी पिच से। चलिए, बिहार के लाल ने कमाल कर दिया। कमाल कैसे किया? वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए डेब्यू कर लिया है। वैभव को टीम के उप कप्तान तिलक वर्मा ने डेब्यू कराया। वाइस कैप्टन तिलक वर्मा ने उन्हें बीसीसीआई की डेब्यू कैप सौंपी और इसके साथ ही वे सबसे कम उम्र के डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बन गए। वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड के खिलाफ T20 में अपने करियर की शुरुआत की और वैभव ने मैनचेस्टर के ओल्ड डिफर्ड ग्राउंड पर करियर की पहली पारी खेली। हालांकि इस मैच में वो कोई कमाल नहीं कर पाए, महज 14 ही रन बनाए, लेकिन लंबे समय से इंटरनेशनल डेब्यू का इंतजार आज जाकर खत्म हुआ। क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी की उम्र केवल 15 साल 99 दिन है। वैभव ने शेफाली वर्मा और सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा है। सचिन ने 37 साल पहले अपना रिकॉर्ड बनाया था। अब देखिए, दुनिया के दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी, वैभव डेब्यू करने वाले दुनिया के दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान के हसन रजा डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी। क्रिकेटर हसन रजा ने 14 साल 227 दिन की उम्र में डेब्यू किया था। हसन रजा ने 1996 में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना पहला मैच खेला था। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से यह डेब्यू मैच अब बिल्कुल कमाल का रहा। हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से सबसे कम उम्र के खिलाड़ी जिन्होंने डेब्यू किया, ऐसे 5 खिलाड़ी हैं। शेफाली वर्मा जो 15 साल 239 दिन में वो डेब्यू की, T20 इंटरनेशनल मैच से शुरुआत उन्होंने की। और सचिन तेंदुलकर की अगर बात करें कि 16 साल 205 दिन का वक्त लगा, उन्होंने डेब्यू किया था। टेस्ट मैच सबसे पहला उन्होंने खेला, वहां कमाल किया था उन्होंने। जेमिमा रोड्रिग्स 17 साल 130 दिन और T20 इंटरनेशनल मैच से इन्होंने शुरुआत की थी। इसके अलावा पार्थिव पटेल का नाम आता है, 17 साल के थे, 17 साल 153 दिन के, जब इन्होंने टेस्ट मैच से डेब्यू किया, शुरुआत की। इसके अलावा मिताली राज 17 साल 205 दिन और वनडे इंटरनेशनल मैच इन्होंने खेला और डेब्यू किया, यानी कि कुल 5 भारतीय। अब चलिए, जो वैभव के कोच हैं वो बहुत ही आह्लादित हैं, प्रसन्नचित्त हैं, होना भी चाहिए। सुनिए क्या कह रहे हैं। आज के इस डेब्यू से वैभव यंगेस्ट प्लेयर हो गया जो आज टीम इंडिया T20 का प्लेयर बना है, और ये बहुत ही गर्व का क्षण है एज ए कोच मेरे लिए, वैभव के और पूरे फैमिली के लिए बहुत गर्व का क्षण है, और ओवरऑल बिहार के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे बीच का बच्चा इतने कम उम्र में आज इतने बड़े मुकाम को हासिल कर पाया है। अमूमन लड़के काफ़ी लंबा समय लेते हैं उस मुकाम को अचीव करने में, पर वैभव ने इतनी कम उम्र में इतना शानदार खेल हर पायदान पर दिखाया कि आज उनको वो मौका दिया जा रहा है टीम इंडिया की तरफ से खेलने के लिए। तो एक तरफ पिच पर वैभव सूर्यवंशी रिकॉर्ड बना रहे थे, दूसरी तरफ अगर बॉलीवुड की बात करें तो वहां भी एक खिलाड़ी हैं, यानी कि अभिनेता, वो भी रिकॉर्ड बना रहे हैं। आमिर खान की हम बात कर रहे हैं, इस बार हैट्रिक लगाने की तरफ बढ़ चुके हैं, यानी कि अब आमिर खान तीसरी शादी करने जा रहे हैं। तस्वीर लाइए जरा, तस्वीर दिखाते हैं आपको। आमिर खान की शादी कल है, ये बड़ी खबर है, कल है उनकी शादी और इसके लिए पूरी तैयारियां चल रही हैं, न्योते भेज दिए गए हैं। अब देखिए, मुंबई में जहां आमिर खान की शादी होनी है उसकी तैयारी शुरू है। अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं
और इसके बाद शादी की तैयारियां काफी तेज हो गई हैं। जलसा कहां होगा, कहां पर खिलाने पिलाने आओ भगत की जो तैयारियां हैं उसे मुकम्मल किया जा रहा है। तो 5 जुलाई को कैसे एक बार फिर आमिर खान इतिहास रचेंगे, ये जरा हम आपको बताते हैं। आमिर खान अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्पैट से शादी रचाने वाले हैं। मुंबई में होने वाली ये शादी एक्टर आमिर खान की तीसरी शादी होगी। आमिर खान और गौरी स्पैट दोनों एक दूसरे को 25 साल से जानते हैं और लेकिन दोनों पिछले 2 साल से डेट कर रहे हैं। तब से गौरी उनके साथ ही रही। कहते हैं प्यार में उम्र की कोई सीमा नहीं होती। आमिर ने भी इसे सच साबित कर दिया है, क्योंकि आमिर की उम्र 61 साल की है, जबकि उनकी गर्लफ्रेंड गौरी स्पैट की उम्र महज 47 साल है। मतलब दोनों के बीच उम्र का फासला है 14 साल का। क्योंकि यह शादी कल होने वाली है, इसलिए मुंबई के पार्ले हिल में उनके बंगले पर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, जिसकी तस्वीरें आपने देखी। हालांकि आमिर खान के मुताबिक शादी को काफी छोटा अफेयर रखा गया है। इसमें 100 से 150 तक मेहमान के पहुंचने की संभावना है, जिनमें परिवार के करीबी सदस्य, कुछ करीबी दोस्त होंगे, कुछ फिल्मी हस्तियां होंगी। आमिर खान ने शादी का औपचारिक ऐलान के वक्त ही इसकी घोषणा भी कर दी थी। अब चलिए आमिर खान क्या कह रहे हैं, सुनिए। शादी हो रही है 5 जुलाई को और बहुत ही छोटी शादी है, घर पे ही कर रहे हैं। हाँ, तो 5 को बहुत ही ख़ास दिन है हमारे लिए और बस दोनों फैमिलीज़ हैं, कुछ ख़ास दोस्त हैं, छोटा सा घर पे ही कर रहे हैं हम लोग और सबकी दुआएं चाहेंगे हम सबकी। सब लोग, आप लोग हम ब्लेसिंग्स दें, प्रार्थना करें कि हम खुश रहें और अच्छा सफ़र रहे हमारा। चलिए हैट्रिक लगाने जा रहे हैं और अच्छा सफर रहे इसकी कामना करते हैं। लेकिन आज का सूत्र क्या कहता है? आज का सूत्र स्वामी विवेकानंद के विचारों से लिया गया है। आज स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि भी है, जिसे हम सभी महासमाधि दिवस भी कहते हैं। और आज के ही दिन पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में उन्होंने अंतिम सांस ली थी, इसलिए हम सभी उन्हें सादर नमन कर रहे हैं। स्वामी जी के विचारों के मुताबिक अपने जीवन में 3 काम हर किसी को करना चाहिए। पहला काम कि खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते, तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। दूसरा यह कि खुद को कमजोर समझने का पाप मत कीजिए। मतलब शारीरिक, बौद्धिक या आध्यात्मिक तौर पर जो कुछ भी आपको कमजोर बनाता है, उसे त्याग देने में आपकी भलाई है। तीसरा यह कि आप अपनी क्षमताओं को पहचानें, क्योंकि आप अपनी नियति के निर्माता खुद हैं। आपके भीतर ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से मौजूद हैं, इसलिए सबल बनिए, उठिए, खड़े होइए और काम पर लग जाइए। तो आज के लिए भारत की बात में बस इतना ही। आप जहां रहें मस्त रहें, मगन रहें, अपनों के साथ रहें और राष्ट्रहित की भावना को सर्वोपरि रखें। जय हिंद। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट। ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट। ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट। ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट। ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। चमकी चाट से क्या बना है?